नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने पैथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम उसके आगे वाले टॉपिक जो है उन्हें लेंगे और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम जो है उनके एप्लीकेशन पढ़ेंगे और यहाँ पर ये यूनिट समाप्त हो जाएगी। देखिए, इसमें आपको बताया था कि किस प्रकार से पैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है और किस प्रकार से हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट चलता है। देखिए, खास करके ध्यान रखना, लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू जो बताएंगे, लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू जब आपके इंक्रीज होगी, ध्यान रखना, इंक्रीज होगी, तब आपके चलेगा बेथोक्रोमिक शिफ्ट, बेथोक्रोमिक शिफ्ट, बेथोक्रोमिक बेथोक्रोमिक शिफ्ट चलेगा। और लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू जब डिक्रीज होगी, आपके कम होगी, लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होगी, तब आपके कौन सा चलेगा, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट चलेगा। ध्यान रखना, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट ये चलेगा। ध्यान रखना, इसे रेड शिफ्ट कहा जाता है, आर शिफ्ट भी कहा जाता है, इसे रेड रेड शिफ्ट कहा जाता है, और इसे एस बी शिफ्ट कहा जाता है, बी शिफ्ट यानी कि ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। खास करके आपको ध्यान रखना है, ये रेड शिफ्ट है, ये ब्लू शिफ्ट है, इनके बारे में आपको खास करके ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू में कमी और वृद्धि हो रही थी, इस प्रकार से ये था। अब क्या चलेंगे अपन, एप्सिलॉन मैक्सिमम, अवशोषण बैंड तीव्रता, एप्सिलॉन मैक्सिमम में इंक्रीज या फिर डिक्रीज, इसको भी आपको समझा देता हूं, इस प्रकार से देख लीजिए। एप्सिलॉन मैक्सिमम, इसे बोलते हैं अवशोषण बैंड तीव्रता, अवशोषण बैंड तीव्रता, बैंड तीव्रता, ठीक है ना। यह है अवशोषण बैंड तीव्रता। अगर इसके मान में कमी और वृद्धि, यहां बता देता हूं, अगर इसके मान में वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है, तब क्या होता है, तब हाइपर क्रोमिक शिफ्ट चलेगा। ध्यान रखना, कौन सा चलेगा, हाइपर क्रोमिक शिफ्ट, हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। अगर इंक्रीज होता है, वैल्यू इसकी इंक्रीज होती है, तो हाइपर क्रोमिक शिफ्ट चलता है। अगर ये डिक्रीज होती है, इस प्रकार से डिक्रीज होगी वैल्यू, कमी होती है, तो आपको कौन सा चलेगा, ये हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ध्यान रखना, इसे क्या कहा जाएगा, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाएगा। खास करके इनको ध्यान रखना। इन दोनों को एक डायग्राम के द्वारा आप लोगों को बता देंगे। इस प्रकार से एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू किस प्रकार से बढ़ती घटती है, जिन्हों क्या कहा जाता है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। खास करके आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में देख लेते हैं क्या किस प्रकार से है। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, देखिए, यौगिक में क्या होता है, प्रतिस्थापन से क्या होता है, अवशोषण बैंड की तीव्रता में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ध्यान रखना, क्या होता है, अवशोषण बैंड की तीव्रता में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इसे अतिवर्णक विस्थापन भी कहा जाता है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। ऐसा अवशोषण बैंड की तीव्रता में वृद्धि होने से मोलर अवशोषण गुणांक के मान में भी वृद्धि होती है। ध्यान रखना, किसके मान में वृद्धि होती है, मोलर अवशोषण गुणांक के मान में भी वृद्धि होती है। एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ेगी तो मोलर अवशोषण गुणांक का मान भी बढ़ेगा। मोलर अवशोषण गुणांक, मोलर अवशोषण गुणांक का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। ध्यान रखना, खास करके ये ध्यान रखना, मोलर अवशोषण गुणांक, मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहा जाता है, मोलर अवशोषण गुणांक है, इसका मान भी बढ़ता जाता है। देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू बता देते हैं आपको। देखिए, बेंजीन का एप्सिलॉन मैक्सिमम का मान कितना होता है, देखिए, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट को लेकर के देख लेते हैं। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, देखिए बेंजीन के, ये है बेंजीन अपने पास, ये है बेंजीन, और दूसरी तरफ ले लिया आपने स्टाइरीन, स्टाइरीन ले लिया, ये स्टाइरीन का फॉर्मूला है CH डबल बॉन्ड CH2, स्टाइरीन, स्टाइरीन, और ये है आपके पास बेंजीन। इसके एप्सिलॉन मैक्सिमम का वैल्यू कितनी होती है, इसकी एप्सिलॉन मैक्सिमम और इसके एप्सिलॉन मैक्सिमम, देखिए, यहाँ स्टाइरीन है, यहाँ पर बेंजीन है, दोनों का एग्जाम्पल लेकर के बता रहे हैं आपको किस प्रकार से इनकी वैल्यू बढ़ती है। देखिए, इसकी एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू होती है 7400 और इसकी होती है 14000 के करीब, 14000। देख लीजिए एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू किस प्रकार से बढ़ी है। स्टाइरीन में इस मान की ओर बढ़ेगा, देख लीजिए मैक्सिमम वैल्यू। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये हाइपरक्रोमिक शिफ्ट का एग्जाम्पल हुआ। ध्यान रखना, ये बेंजीन है, ये स्टाइरीन है, इनमें इस प्रकार से इनके शिफ्ट की वैल्यू बढ़ती है। ध्यान रखना खास करके। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरे अपन लेते हैं टॉपिक, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट।
हाइपोक्रोमिक शिफ्ट क्या होगा, एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू में क्या होगा, कमी होती जाती है, यानी कि अवशोषण बैंड की तीव्रता में कमी होगी, खास करके आपको ध्यान रखना है। इसे अधोवर्णक विस्थापन कहा जाता है। अधोवर्णक का मतलब नीचे की ओर जाएगा, यानी कि नीचे की ओर जाता है तो डिक्रीज होती है वैल्यू। यौगिक में प्रतिस्थापन से क्या होता है, अवशोषण बैंड की तीव्रता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। खास करके ध्यान रखना, अवशोषण बैंड की तीव्रता में कमी हो जाती है। इसे क्या कहा जाता है, इसे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है, हिंदी में इसे अधोवर्णक विस्थापन कहते हैं। इसमें क्या होता है, अणु की ज्यामिति जो होती है वो विकृत हो जाती है। खास करके ध्यान रखना, इसमें क्या होती है, अणु की ज्यामिति जो होती है वो विकृत हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, अवशोषण बैंड की तीव्रता जो होती है वो कम हो जाती है। ध्यान रखना, अणु की आकृति विकृत हो जाती है, अणु की ज्यामिति जो होगी, अणु की ज्यामिति विकृत हो जाती है, विकृत हो जाती है। देख लीजिए किस प्रकार से विकृत होगी, अणु की ज्यामिति विकृत हो जाती है। खास करके ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, अणु की आकृति जो जो ज्यामिति होती है उसकी, अणु की, वो क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है। जैसे क्या होता है, एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं अपन। बाइफेनिल का जो एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, और फिर उसी का 2 मेथिल बाइफेनिल लेंगे अपन, तो उसकी अल्फा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए बाइफेनिल, बाइफेनिल को डाइफेनिल भी कह सकते हो आप, इस प्रकार से ये बाइफेनिल है, ये बाइफेनिल है। आपके बाइफेनिल की वैल्यू कितनी हो जाती है, बाइफेनिल की एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाती है, बाइफेनिल की एक्सिमल मैक्सिमम की जो वैल्यू जो होती है वो होती है 19,000। कितने होता है, 19,000 के आसपास, 19,000। और इसी प्रकार से इसी बाइफेनिल पर क्या हो जाएगा, बाइफेनिल पर क्या हो जाएगा, आपके बाइफेनिल पर मेथिल ग्रुप आकर के जुड़ जाता है। देखिए बाइफेनिल पर क्या होता है, मेथिल ग्रुप आकर के जुड़ जाता है। बाइफेनिल पर क्या जोड़ोगे आप, मेथिल ग्रुप जोड़ोगे। ध्यान रखना, खास करके क्या होता है, बाइफेनिल पे मेथिल ग्रुप जोड़ोगे। 2 पोजीशन पे मेथिल ग्रुप जोड़ दीजिए, ये है 1 और 2, मेथिल ग्रुप जोड़ दिया यहाँ पर। ये बाइफेनिल है, ध्यान रखना, बॉन्डेड भी कर सकते हो आप, सर्कल भी बना करके बता सकते हो, ये बाइफेनिल है। ये 2 मेथिल बाइफेनिल, 2 मेथिल बाइफेनिल, 2 मेथिल बाइफेनिल, 2 मेथिल बाइफेनिल, 2 मेथिल बाइफेनिल के लिए इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 19,000 से घट करके कितना हो जाता है, 10,250 वैल्यू हो जाती है इसकी, 10,250 वैल्यू हो जाती है। ध्यान रखना, एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाती है, 10,250। ये एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू होती है, खास करके ध्यान रखना है। इसमें एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू कितनी थी, 19,000 थी, और यहाँ पर कितनी हो जाती है, घट करके 10,250 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा देखिए, यहाँ एक CH3 ग्रुप एक्स्ट्रा आ गया है, आपके पास क्या आ गया है, CH3 ग्रुप एक्स्ट्रा आ गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ इसकी शेप कैसी थी, यहाँ पर इसकी शेप एक जैसी थी, क्या थी, एक जैसी थी, सिमेट्रिकली थी, ये एक जैसी शेप में था, और यहाँ पर आने से CH3 ग्रुप इसकी शेप में विकृति आ गई है। देख लीजिए, इसकी विकृति आ गई, अणु की ज्यामिति में क्या हो गया, विकृति आ गई है, जिसके कारण इसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। देख लीजिए, ग्राफ के द्वारा इनको बताया जाता है, बेथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट को किसके द्वारा बताया जाता है, एक ग्राफ के द्वारा बताया जाता है। देख लीजिए, यहाँ पर एक ग्राफ है, इस ग्राफ को आपको प्लॉट करना है, किस प्रकार से बनाओगे देख लीजिए आप। ये ग्राफ बनाओगे, यहां लिखोगे आप एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू, और यहां होगा आपके लेमड़ा मैक्सिमम की वैल्यू। ध्यान रखना, इधर चलेगा लेमड़ा मैक्सिमम और इधर चलेगा एप्सिलॉन मैक्सिमम। कैसे बनाओगे, एक ग्राफ, सिंपल सा ग्राफ है, आप लोगों को ऐसे प्लॉट करना है। देख लीजिए, इस प्रकार से प्लॉट करना है। ये जो बता रहे हैं आप, ये देख लीजिए, एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू के लिए बता रहे हैं। ये जो बता रहे हैं वो आप किसके लिए बता रहे हो, एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू के लिए बता रहे हो। और लेमड़ा मैक्सिमम के लिए बता रहे हो, आप कैसे बताओगे, ऐसे बताओगे, एक तीर द्वारा ऐसे बताओगे। ये देख लीजिए, इधर जो चल रहा है, देख लीजिए, इधर विबग्योर होता है पूरा, आप नाम कैसे लिखते हो, विबग्योर, इस प्रकार से लिखते हो, विबग्योर। तो यह देखिए, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य की ओर बढ़ रहा है, ये आर बैंड की ओर बढ़ रहा है, आर बैंड बोल सकते हैं, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य की ओर बढ़ रहा है। इसे क्या कहेंगे अपन, बेथोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, बेथोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाएगा। ध्यान रखना, इस ओर बढ़ रहे हैं तो इसे क्या कहा जाएगा, बेथोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाएगा। ध्यान रखना, लेमड़ा मैक्सिमम की वैल्यू की तरफ देखना है आपको, यूं बढ़ रहे हैं आप तो क्या कहेंगे, इसे बेथोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाएगा। ये इधर जो बढ़ रहे हो आप, इसे क्या कहा जाएगा, इसे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाएगा। ध्यान रखना,
हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाएगा, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाएगा। ध्यान रखना, इसे क्या कहा जाएगा, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाएगा। इस प्रकार से एक ग्राफ प्लॉट करना है आप लोगों को, खास करके ध्यान रखना है। अब देखिए ये एप्सिलॉन मैक्सिमम, यहाँ देखिए एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू के लिए बता रखा है, ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं यानी कि इसका मान वैल्यू जो हो रही है इसकी बढ़ रही है, और नीचे की ओर देखिए इसका मान घट रहा है। तो ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो इसे कहा जाएगा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसे, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहा जाएगा, इसे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। ध्यान रखना। और नीचे की ओर अपन जा रहे हैं तो नीचे को क्या कहा जाएगा, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाएगा, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाएगा। ये खास करके आपको ध्यान रखना है, ये हाइपोक्रोमिक शिफ्ट इधर चलेगा, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट उधर चलेगा, बेथोक्रोमिक शिफ्ट उसमें आप देख रहे हो आर बैंड की तरफ, इसे बी बैंड कहा जाएगा। ध्यान रखना, बी बैंड यानी ब्लू बैंड कहा जाएगा। ध्यान रखना, ब्लू बैंड यानी कि ब्लू रंग की ओर विस्थापन हो रहा है, ब्लू तरंग दैर्ध्य की ओर बढ़ रहे हैं अपन, इसलिए हिप्सोक्रोमिक, इसका मान घट रहा है। ध्यान रखना, लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू में कमी हो रही है, और इधर देखिए लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू में वृद्धि हो रही है, बेथोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाएगा। ऊपर नीचे देख लीजिए, ऊपर नीचे किस प्रकार से है, ऊपर नीचे इस प्रकार से है, ऊपर हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है और नीचे की ओर हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है। ये खास करके आपको ध्यान रखना है, लैम्बडा मैक्सिमम और एप्सिलॉन मैक्सिमम के बीच में है तरंग दैर्ध्य और अवशोषण बैंड की तीव्रता के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। किस किस के बीच में, एक तो आपके तरंग दैर्ध्य के बीच में और दूसरा एप्सिलॉन मैक्सिमम यानी कि अवशोषण बैंड की तीव्रता के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। यहाँ पर इस प्रकार से ये अपना टॉपिक फिनिश होता है। ये क्या है, अपने ये टॉपिक था अपने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के अंतर्गत जो आते हैं बेथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, उनके बारे में बताया गया है किस प्रकार से बेथोक्रोमिक शिफ्ट होता है, एप्सिलॉन मैक्सिमम के मान में वृद्धि होती है और एप्सिलॉन मैक्सिमम मान के में कमी होती है। और नेक्स्ट टॉपिक अपन चलते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के अनुप्रयोग, किस प्रकार से इनके एप्लीकेशन होते हैं, एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के अनुप्रयोग। ये खास करके आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट एक प्लॉट है, आपको ध्यान रखना है, ग्राफ है ये। नेक्स्ट चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम का यूज कहां होता है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम का यूज कहां होता है, खास करके आपको ध्यान रखना है कहां पर यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम का। नंबर एक जो होता है कहां पर होता है, आप लोग को इसके बारे में बता सकते हो, यौगिकों की पहचान करने में। कहां पर होता है, यौगिकों की पहचान करने में, यानी कि कंपाउंड जो होता है उसकी आइडेंटिटी बताने में, यौगिकों की पहचान में, यौगिकों की पहचान में, यौगिक की पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। खास करके आपको यहाँ पर पॉइंट लिखकर बताऊंगा मैं किस किस में इसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना है। किसी यौगिक के स्पेक्ट्रम को जो अपने को ज्ञात है, ज्ञात स्पेक्ट्रम के साथ उसकी तुलना करके दो स्पेक्ट्रा समान प्राप्त होते हैं तो उससे क्या होगा, यौगिकों की पहचान ज्ञात की जा सकती है, इससे यौगिकों की पहचान ज्ञात की। दूसरी क्या होती है, यौगिकों की संरचना ज्ञात करने में। देखिए दूसरा क्या होता है, यौगिकों की संरचना ज्ञात करने में। ध्यान रखना, खास करके कंपाउंड जो होता है उसकी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में इसका उपयोग किया जाता है, यौगिकों की संरचना ज्ञात करने में, यौगिकों की संरचना ज्ञात करने। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए किसी कंपाउंड का आपके क्या मिला है, 280 नैनोमीटर के करीब आपको क्या होता है, उसका तरंग दैर्ध्य मान प्राप्त होता है, लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू प्राप्त होती है। लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, 280 नैनोमीटर के करीब प्राप्त होती है। तो देख लीजिए उसके अंतर्गत क्या होता है, उसके अंतर्गत क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित हो सकता है। ध्यान रखना है कौन सा ग्रुप उपस्थित हो सकता है, कार्बोनिल समूह उपस्थित हो सकता है। इस प्रकार से इसका आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार से क्या होता है, यौगिकों की संरचना पता करने में इनका उपयोग किया जा सकता है। ध्यान रखना, खास करके क्या लगाया जाता है, यौगिकों की संरचना पता करने में किया जा सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताया है, इस प्रकार से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, स्टीरियो केमिस्ट्री को बोलते हैं त्रिविम रसायन। स्टीरियो केमिस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब होता है त्रिविम रसायन में। किस प्रकार से, सीस और ट्रांस में इसका उपयोग किया जा सकता है। सीस और ट्रांस जो होता है, ध्यान रखना किसका मान अधिक होगा, ट्रांस की वैल्यू का मान अधिक होगा। ध्यान रखना, लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू का जो मान होगा है वो ट्रांस का अधिक होगा, आपके सीस का आपके पास कम प्राप्त होता है। इससे आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि ट्रांस का लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू अधिक प्राप्त होती है और सीस की लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू कम प्राप्त होती है। इसका एक एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को बता देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है आपके सामने,
स्टील बीन एक एग्जांपल है, उसमें आप लोगों को बता देते हैं किस प्रकार से है। देखिए ये स्टील बीन का एग्जांपल है। यहाँ C6H5 बेंजिंग रिंग जुड़ी हुई है, ध्यान रखना। यहाँ C6H5 यह समकक्ष रूप है, यह समकक्ष रूप है। इसका विपक्ष रूप ये शीश है। इसका ट्रांस आप लोग बना सकते हो, ये ट्रांस बना लिया है यहाँ पर C6H5। आप चाहो तो यहाँ बेंजिंग रिंग भी बना सकते हो C6H5। इस प्रकार से ट्रांस रूप कैसे होगा, ऐसा एक दूसरे के क्रॉस में होगा, ध्यान रखना। इस तरीके से एक दूसरे के क्रॉस में होगा, ये होगा ट्रांस रूप और ये होगा कौन सा, शीश रूप होगा, ध्यान रखना। ट्रांस रूप और शीश रूप होगा। इस प्रकार से इसका लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू ज्ञान होती है। इसकी 280 नैनोमीटर होती है। इसकी लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 280 नैनोमीटर होती है। और इसकी लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है, 295 नैनोमीटर होती है। देख लिए इसकी वैल्यू ज्यादा है, आप लोग देख सकते हो। इस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया था, ट्रांस की जो वैल्यू होगी वो अधिक होती है, शीश की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, कम होती है। इस प्रकार से इनका स्टडी करने में काम में लिया जाता है, स्टीरियो केमिस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। ये स्टील बीन का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। स्टील बीन का एग्जाम्पल है, ये स्टील बीन का एग्जाम्पल है। शीश और ट्रांस का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। अब इसका किसका उपयोग किया जाता है, गुणात्मक और मात्रात्मक, ध्यान रखना। क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों में इनका उपयोग किया जाता है। केमिकल काइनेटिक्स में भी इनका उपयोग किया जाता है। एक एक पॉइंट लेकर के देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना किसमें, गुणात्मक के रूप में काम में लिया जाता है, गुणात्मक के रूप, ठीक है ना। गुणात्मक के रूप में काम में लिया जाता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वालिटेटिव, ध्यान रखना, क्वालिटेटिव बोलते हैं इसे। क्वांटिटेटिव मात्रात्मक बोलेंगे और क्वालिटेटिव का मतलब गुणात्मक बोलेंगे। पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रम में गुणात्मक विश्लेषण के रूप में इनका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना। अगर किसी यौगिक का लैम्बडा मैक्सिमम का मान निश्चित प्राप्त होता है तो समझ लीजिए वो कौन सा यौगिक है, शुद्ध यौगिक है। जैसे देख लीजिए विटामिन ए का जो लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू होती है, विटामिन ए की लैम्बडा मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है वो होती है 328 नैनोमीटर के आसपास। देखिए अगर 328 नैनोमीटर से कम या ज्यादा मान प्राप्त होता है तो समझ लीजिए विटामिन ए में क्या है, शुद्धता नहीं है। ध्यान रखना, क्या होगा, शुद्धता नहीं है। यह शुद्धता के लिए मान है, शुद्धता पर इतना मान होता है। विटामिन ए की शुद्धता पर इतना मान होता है। अगर उसमें अशुद्धता है तो ये मान क्या हो जाएगा, आपके पास कम या ज्यादा प्राप्त होगा। ध्यान रखना, कम या ज्यादा प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसमें पता चल जाता है कि इसमें क्या है, इंप्योरिटीज है, इसमें क्या है, अशुद्धता है। खास करके आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए की लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू का मान कितना होता है, 328 नैनोमीटर होता है। अगर क्या होता है, इस पर दूसरा कोई बैंड प्राप्त नहीं होता है, अगर इस पर कोई दूसरा बैंड प्राप्त हो जाता है तो क्या होता है, इसका मतलब कि यहाँ पर अशुद्धता है। इससे पता चल जाता है कि इसका गुणात्मक विश्लेषण इस प्रकार से किया जा सकता है। नेक्स्ट होता है इसका मात्रात्मक विश्लेषण। इस प्रकार से देख लीजिए कौन कौन से पॉइंट अपन ने पढ़े हैं। यहाँ पर आपको खास करके ध्यान रखना है, एक यौगिकों की पहचान करने में, यौगिकों की संरचना में, ध्यान रखना, यौगिकों की संरचना में, पहचान करने में, और स्टीरियो केमिस्ट्री के रूप में जैसे शीश और ट्रांस के रूप में। फिर अपन ने शीश और ट्रांस के रूप में समझ करके फिर ये बताया था चौथा पॉइंट, ये गुणात्मक के रूप में। आप नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, पांचवा पॉइंट। ये गुणात्मक था, मात्रात्मक यानी कि क्वांटी, मात्रात्मक रूप में, पहले क्वालिटेटिव था, अब मात्रात्मक क्वांटिटेटिव के रूप में है। ध्यान रखना, क्वांटिटेटिव के रूप में है, मात्रात्मक के रूप में ले आएंगे। पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये इसका एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है, ध्यान रखना। इस विधि में क्या है, बियर लैम्बर्ट नियम की सहायता से, बियर लैम्बर्ट का नियम होता है, आप लोग जानते हो, एप्सिलॉन CL इस प्रकार से ए बराबर, ये फॉर्मूला होता है, इस प्रकार से लिखा जाता है, ए इज प्रोपोर्शनल टू C और L। तो फिर ए बराबर क्या लिखा जाता है आपके सामने, ये बियर लैम्बर्ट नियम है, ध्यान रखना, एप्सिलॉन C और L लिखा जाता है, ये बियर लैम्बर्ट नियम है। C सांद्रता को व्यक्त करता है, बियर और लैम्बर्ट नामक वैज्ञानिक ने अलग अलग नियम दिया था, ध्यान रखना। C सांद्रता को व्यक्त करता है और लंबाई को व्यक्त करता है। याद रखने का तरीका बता देता हूं, बियर जो होती है वो सांद्रता के रूप में होती है, बियर द्रव रूप में होती है, उसका आप सांद्रता ले सकते हो, किस रूप में, सांद्रता ले सकते हो। और लैम्बर्ट जो है उन्होंने लंबाई के रूप में बताया है, ये लैम्बर्ट ने जो है L लंबाई के रूप में बताया, L फॉर लंबाई, L फॉर लैम्बर्ट ने क्या है, लंबाई के रूप में बताया। ये दोनों तो अलग अलग वैज्ञानिक थे, लैम्बर्ट ने L के रूप में बताया है और बियर ने द्रव यानी कि सांद्रता के रूप में बताया है, ये इस प्रोपोर्शनल टू या शोषणांक है, ध्यान रखना, एब्जॉर्बेंस है, ये इस प्रकार से समानुपाती होता है। ये L लिखा है मैंने यहाँ पर L,
ठीक है ना। और ये बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन सी एल, ये मोलर अवशोषण गुणांक है, ध्यान रखना मोलर अवशोषण गुणांक है। ये एब्जॉर्प्शन है, अवशोषणांक कहलाता है इसका, खास करके ध्यान रखना। ये बियर लैम्बर्ट नियम है। क्या होता है इसमें, जैसे मान लीजिए किसी एक विलयन की आपको सांद्रता ज्ञात है, तो दूसरे विलयन की आप इस प्रकार से सांद्रता ज्ञात कर सकते हो, खास करके ध्यान रखना। अज्ञात विलयन की क्या है, आप सांद्रता ज्ञात कर सकते हो, और फिर क्या कर सकते हो, आप इनके बीच में एक ग्राफ खींच करके बता सकते हो किस प्रकार से ये वैल्यू इनकी होगी। बियर लैम्बर्ट नियम की सहायता से क्या कर सकते हो, आप ज्ञात सांद्रता के विलयन की तुलना करके अज्ञात विलयन की सांद्रता से इनका आप ज्ञात कर सकते हो। इससे विलयन की अलग अलग सांद्रता पर अवशोषणांक को ए से माप लिया जाता है। अभी बताया आपको, इसको ए क्या कहा जाता है, अवशोषणांक कहा जाता है, इसको माप लिया जाता है। फिर क्या करते हैं अपन, ए और सी के बीच में ग्राफ खींच लेते हैं। किसके बीच में ग्राफ खींचेंगे, ए और सी के बीच में ग्राफ खींचेंगे, ए और सी के बीच में ग्राफ खींचेंगे, तो फिर आपको क्या प्राप्त होगी, एक ग्राफ प्राप्त होता है, ध्यान रखना, एक आलेख प्राप्त होता है। अब अज्ञात सांद्रता वाले विलयन का क्या करेंगे अपन, अवशोषण ज्ञात करके इसका सी का मान ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार से ये वैल्यू होती है, खास करके ध्यान रखना, मात्रात्मक रूप में इस प्रकार से ज्ञात कराते हैं। इस प्रकार से बियर लैम्बर्ट नियम की सहायता से, बियर लैम्बर्ट नियम की सहायता से, ये बियर लैम्बर्ट नियम था, खास करके आपको ध्यान रखना है। कौन सा बियर लैम्बर्ट नियम है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। ए बराबर होता है एप्सिलॉन सी एल, सी होती है सांद्रता, इस प्रकार से चलता है, ए इज प्रोपोर्शनल टू सी और एल, इस प्रकार से इनकी वैल्यू होती है, और खास करके आपको ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये क्या है, आप लोगों को बता दिया है यहाँ पर ये इनके। इसी प्रकार से केमिकल काइनेटिक्स में भी इनका उपयोग होता है, खास करके आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति पता करने में भी इनका अध्ययन किया जाता है, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति पता करने में भी इनका अध्ययन किया जाता है, और केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है, खास करके आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर ये आपके यूनिट समाप्त होती है। ये यूनिट थी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, यानी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, जिसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल आते हैं, फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल आता है, ये एन सिग्मा पाई स्टार आते हैं, ध्यान रखना खास करके। इन्हीं के अंतर्गत बेथोक्रोमिक हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट चलते हैं, किस प्रकार से इनका अध्ययन आप लोगों को बारी बारी से एक एक क्लास करके बताया है। अब नेक्स्ट यूनिट में हम चलेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप लोगों के वो होगी, आपके पार्ट फर्स्ट होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होगा, उसमें आप लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।